नागरिकत्व किसे कहते हैं ना, फिर नागरिकता किसे कहते हैं, भारत के नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार होते हैं, भारत में किस प्रकार के नागरिक होते हैं, इससे बहुत ही बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। जाकर सीएए क्या है जो 2019 में आया, उससे पहले उसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं। वो संशोधन किस प्रकार के थे? 1955 में जब एक अधिनियम आया था जिसमें 5 ऐसे मुख्य रास्ते बताए थे जिससे कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। अब व्यक्ति क्या होता है और नागरिक, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इस चीज़ को भी हम ठीक से जानने की कोशिश। आज का जो लेक्चर है आपके कई विषयों के साथ इंटरलिंक्ड होता है। आज के टॉपिक को अगर ठीक से जान लोगे तो आपकी समझ पॉलिटिकल साइंस को लेकर, भारत के संविधान को लेकर और उसके साथ साथ भारत की नागरिकता पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ठीक से बन पाएगी, अच्छे से बन पाएगी। तो अगर आज के टॉपिक को अगर मैं संक्षिप्त में इसका माइंड मैप देना चाहूँ तो आज के टॉपिक में क्या क्या होगा। सबसे पहले भाग 2 है क्या। भाग देखिए, संविधान संशोधनकर्ताओं ने या फिर संविधानकर्ताओं ने इसको दूसरे भाग में ही डाला, इससे ही इसका महत्व स्पष्ट होता है। इसका सबसे पहला सवाल रहेगा कि नागरिकता होती क्या है। कोई व्यक्ति और नागरिक, इन दोनों में मूलतः क्या अंतर होते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनता है तो उसको किस प्रकार के अधिकार मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में जिस प्रकार की सिटीजनशिप है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप है जिसको हम एकल नागरिकत्व कहेंगे, ड्यूअल सिटीजनशिप है जिसको हम द्विदल या फिर 2 प्रकार के नागरिकत्व, जिसमें भाषा से स्पष्ट होता है कि एक में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान एक ही देश का नागरिक एक वक्त पर रह सकता है और दूसरे टाइप में किसी 2 देश का नागरिक बने रह सकता है। इसके बाद बहुत ही अहम टॉपिक आएगा जिसमें हम आर्टिकल 11 की चर्चा करेंगे। एक है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, एक है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, दूसरा है जुडिशरी, तीसरा है जुडिशरी डिपार्टमेंट। तो इन तीनों का कार्य कैसे चलता है, अगर इससे शुरुआत करनी हो तो और बेसिक में हमको जाना पड़ेगा। उसमें कहा गया है कि आर्टिकल 11 के अंदर कोई भी पार्लियामेंट को ये हक रहेगा, संसद को ये हक रहेगा कि वो नागरिकता से लेकर नागरिकता से जुड़े किसी भी अधिकार में संशोधन कर सकते हैं या फिर। नमस्ते साथियों, राजनीतिक विज्ञान के इस नए लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज से हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित नए लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आने वाले हर ऐसे जटिल टॉपिक को इजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है नागरिकता या फिर नागरिकत्व जिसको हम कहते हैं, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो भाग आता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा भाग है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, नागरिकत्व किसे कहते हैं ना, फिर नागरिकता किसे कहते हैं, भारत के नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार होते हैं, भारत में किस प्रकार के नागरिक होते हैं, इससे बहुत ही बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। मेरा ये मानना है कि बहुत बेसिक से अगर शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर से तो आगे जाकर सीएए क्या है जो 2019 में आया, उससे पहले उसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं। वो संशोधन किस प्रकार के थे? 1955 में जब एक अधिनियम आया था जिसमें 5 ऐसे मुख्य रास्ते बताए थे जिससे कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। अब व्यक्ति क्या होता है और नागरिक, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इस चीज़ को भी हम ठीक से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन 1955 का जो अधिनियम था, नागरिकता अधिनियम था, उसमें क्या क्या स्पष्टीकरण दिए गए थे जो संविधान में था या नहीं था। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बने नहीं रहना चाहता है तो उसके लिए भी संविधान में क्या क्या प्रावधान है, संविधान के भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। आज का जो लेक्चर है आपके कई विषयों के साथ इंटरलिंक्ड होता है। आज के टॉपिक को अगर ठीक से जान लोगे तो आपकी समझ पॉलिटिकल साइंस को लेकर, भारत के संविधान को लेकर और उसके साथ साथ भारत की नागरिकता पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ठीक से बन पाएगी, अच्छे से बन पाएगी। और आपको ऐसे लिखने में, निबंध लिखने में या फिर अन्य कैसे विषयों में जो सिविल सर्विसेज के अंदर आता है, उसमें आपको ठीक से जानकारी, इस जानकारी का रिफ्लेक्शन डालने की आपको अवसर आपको मिलेगा। तो अगर आज के टॉपिक को अगर मैं संक्षिप्त में इसका माइंड मैप देना चाहूँ तो आज के टॉपिक में क्या क्या होगा। सबसे पहले भाग 2 है क्या। भाग देखिए, संविधान संशोधनकर्ताओं ने या फिर संविधानकर्ताओं ने इसको दूसरे भाग में ही डाला, इससे ही इसका महत्व स्पष्ट होता है कि भाग 2 में इस जो भी नागरिकता या फिर नागरिकता से जुड़े सभी नियमों को डाला हुआ है। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत की नागरिकता को संविधान संशोधन करने वाले या फिर संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार का दर्जा दिया है।
अब आज के जो टॉपिक का माइंड मैप अगर मैं देना चाहूँ तो सबसे पहले बहुत बेसिक से, मैंने पहले ही कहा कि आज के टॉपिक की शुरुआत बहुत बेसिक से होगी, और अगर आपने नागरिकता से जुड़े अन्य कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता है तो मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि इस लेक्चर को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी और मेन रेफरेंस बुक, इनमें ब्रिज बनाने का मेरा ये प्रयास आज का लेक्चर रहेगा। तो बेसिक से ही शुरुआत कर रही है, इसलिए आज का सबसे पहला सवाल रहेगा कि नागरिकता होती क्या है। कोई व्यक्ति और नागरिक, इन दोनों में मूलतः क्या अंतर होते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनता है तो उसको किस प्रकार के अधिकार मिलते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है, उसको किस प्रकार के अधिकार नहीं मिल पाते, या फिर ऐसे इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन देखने की हम कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत के संविधान में किन प्रकार के, मतलब अगर कोई जो भारत का नागरिक है और जो भारत का नागरिक नहीं है, उनमें आर्टिकल के भाषा में देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से आर्टिकल नागरिक को होते हैं जो भारत की सिटीजनशिप है उनको मिलते हैं, और कौन से उनको नहीं मिल पाते जो भारत के नागरिक नहीं हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में जिस प्रकार की सिटीजनशिप है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप है जिसको हम एकल नागरिकत्व कहेंगे, ड्यूअल सिटीजनशिप है जिसको हम द्विदल या फिर दो प्रकार के नागरिकत्व, जिसमें भाषा से ही स्पष्ट होता है कि एक में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान एक ही देश का नागरिक एक वक्त पर रह सकता है, और दूसरे टाइप में किसी दो देश का नागरिक बने रह सकता है। भारत ने इन दोनों में से कौन से पद्धति का स्वीकार किया है, भारत में एकल है सिंगल सिटीजनशिप है या फिर ड्यूअल सिटीजनशिप है, इसको देखेंगे। उसके बाद बहुत ही अहम टॉपिक आएगा जिसमें हम आर्टिकल 11 की चर्चा करेंगे। आर्टिकल 11 के अंतर्गत भारत में या फिर भारत के संसद को, अगर आपको बहुत ही बेसिक से मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो भारत में 3 प्रकार के डिपार्टमेंट है। एक है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, एक है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, दूसरा है जुडिशरी, तीसरा है जुडिशरी डिपार्टमेंट। तो इन तीनों का कार्य कैसे चलता है, अगर इससे शुरुआत करनी हो तो और बेसिक में हमको जाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि लेजिस्लेटिव जो कोई किसी भी प्रकार का कानून बनाता है उस शक्ति को या फिर उस प्रकार को हम कहेंगे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेशन या फिर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने जिन्होंने कायदे बनाए हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करता है, वो है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। और तीसरा, इन दोनों पे ही संविधान के अकॉर्डिंग या फिर संविधान के पर्सपेक्टिव से इन दोनों को जजमेंटल या फिर उनको जज करता है, उन पर निगरानी रखता है, जिसको हम कहेंगे जुडिशरी डिपार्टमेंट। तो आर्टिकल 11 के अंतर्गत अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि किस डिपार्टमेंट को ये अधिकार दिया जाएगा कि नागरिकता को लेकर। अब मान लीजिए 2019 में सीएए आया तो ये अधिकार किसको था, एग्जीक्यूटिव को था, जुडिशरी को था या फिर लेजिस्लेटिव को था। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बेसिक बुनियादी समझ रखते हैं तो आपको पता होगा कि कानून बनाने का सबसे बड़ा जिम्मा लेजिस्लेटिव विधि पालिका को दिया गया है। तो ये कानूनन ये हक उनको मिलता है कि वो किसी भी प्रकार के कानून बना सकती है। लेकिन आर्टिकल 11 में जो बहुत ही अहम है उसमें कहा गया है कि आर्टिकल 11 के अंदर कोई भी पार्लियामेंट को ये हक रहेगा, संसद को ये हक रहेगा कि वो नागरिकता से लेकर नागरिकता से जुड़े किसी भी अधिकार में संशोधन कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ अपने नियम को ऐड कर सकती है। अगला टॉपिक हम देखेंगे कि सीएए क्या होता है। सीएए में जब सीएए भारत में आया 2019 में तो बहुत बड़ा हल्ला मचा। लोगों को लगा कि सीएए के दृष्टि से या फिर सीएए के माध्यम से सरकार किसी एक पक्ष से बहुत ज़्यादा मनमुटाव करना चाहती है, हिंदू को मुस्लिम को ऐसे भेदभाव क्रिएट करना चाहती है। सीएए को जब इस्टेब्लिश होने में टाइम लगा, फिर सीएए क्या है ये समझने में जब तक लोगों को टाइम लगा तब तक कोविड का टाइम था और बहुत सारे सवाल ऐसे थे सीएए के टाइम में कि एग्जैक्टली ये है क्या, कैसे काम करेगा, क्यों लाया गया संसद में, राज्यसभा में कब आया, लोकसभा में कब आया। तब के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने स्वाक्षरी की तब जाके वो कायदा बना है, फिर कानून बना। उसके पीछे क्या क्या पार्श्वभूमि रहे। सीएए अपने आप में बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा करने जैसा एक टॉपिक है, तो इस पर कभी डिटेल में और बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जान लेंगे आज कि सीएए एग्जैक्टली होता क्या है। इसमें मेन क्लॉज जो सबसे हाईलाइट करने वाला जो टॉपिक है इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भारत की नागरिकता से जुड़े अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि एनआरआई क्या होते हैं, जिसको नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहता है। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में अभी तक कुछ नए नियम ऐड किए गए हैं। तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होती है, कैसे काम करती है, और उसके साथ साथ पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया PIO क्या होता है और कैसे काम करता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर का अगर मैं सार कहूँ
तो नागरिकता क्या है इससे लेकर सीएए क्या है, इसकी बहुत बुनियादी समझ आज के लेक्चर में आपको मिल पाएगी और बहुत बेसिक से हम शुरुआत करने की आज कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से, बहुत ही बुनियादी एग्जाम्पल के माध्यम से सिटीजनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। अगर एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है, दिया हुआ है, उस माध्यम से मैंने कुछ उसमें ऐड किया है और संविधान को समझने के लिए, नागरिकता को समझने के लिए उदाहरण आपको फ़ायदेमंद होगा। इस प्रकार से या फिर इस उद्देश्य से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अज्यूम कीजिए कि आपका एक क्लास है और उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। जब मैं क्लास की बात करूं तो आप समझ लेना कि मैं एक क्लास के साथ साथ एक कंट्री की भी बात कर रहा हूँ, देश की भी बात कर रहा हूँ। तो एक क्लास है जिसमें कई सारे लोग हैं, जैसे कि एससी है, एनटी है और अन्य हर जाति के, हर प्रभाग के लोग हैं। उसमें भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस है, बहुत सारे सिटीज़ है, बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे स्टेट्स है और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। हर व्यक्ति का अपनी कुछ मान्यताएं है, हर व्यक्ति के अपने कुछ निजी जिसको हम बिलीफ कहते हैं, कोई भगवान में मानता है, कोई भगवान में नहीं मानता है। तो ऐसे इस प्रकार का माहौल यहाँ पे है। लेकिन अब इसमें एक बात, यहाँ पे महिलाएं भी है, ठीक है, फीमेल भी है। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो इसको इस प्रकार से समझिए कि डिक्टेटरशिप से लेकर या फिर राजशाही से लेकर लोकशाही तक का जो सफ़र है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। और इसी से सिटीजनशिप का एक थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी तक मैं आपको जो समझा पाया वो एक क्लास हमारे सामने, क्लास के एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। एक क्लास है जिसमें अन्य बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, उनके अलग अलग बिलीफ है, उनकी अलग अलग धारणाएं हैं। अब क्या हुआ, इस क्लास में एक, आपके क्लास में भी होता होगा कि कई सारे ऐसा ग्रुप तैयार हो जाता होगा जो किसी दूसरे ग्रुप पर डोमिनेटिंग इफेक्ट डालता होगा, या फिर एक ऐसे 2-4 बच्चे सम्मिलित हुए और किसी एक गट का उत्पीड़न करने लगे, हरेसमेंट करने लगे, उनको तंग करने लगे। तो ऐसे केसेस होने पर बाकी जो लोग थे, जो बाकी समुदाय के लोग थे, वो संगठित हुए और उन्होंने कहा कि यार हमको इसको सॉल्व करने के लिए, जो गट है जो बहुत ज़्यादा हमारा हरेसमेंट कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक लीडर चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं लीडर को यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो पहले की अगर मैं बात करूँ तो पहले एक राजा हुआ करता था। ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ यह कहाँ पे लिखा नहीं है, मैं अपनी समझ से जहाँ तक मैं पॉलिटिकल साइंस को समझ पाया हूँ, इस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पॉलिटिकल साइंस या फिर लोकशाही, राजशाही से लेकर लोकशाही का जो अब तक जो प्रयास हमारा रहा है, इसको समझने की कोशिश आपको आसानी होगी। और इससे, इस एग्जाम्पल से आगे आने वाले अन्य कुछ, जैसे कि डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ऐसी एग्जाम्पल के रेफरेंस में समझने की कोशिश करेंगे तो क्लैरिटी अच्छी बनी रहेगी। तो यहाँ तक देखिए, जो राजा था उसको हम किंग कहेंगे। लोग संगठित हुए। लोग संगठित क्यों हुए? क्योंकि उनको लगा कि हमारा एक लीडर होना चाहिए जो हमारी फरियाद सुने, जो हमें जो दिक्कतें आती हैं उनको वो सॉल्व करे और हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वहाँ तक हम पहुँच सके और उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा। और जो भी डोमिनेटिंग ग्रुप है, जो अक्सर हम क्लास में बनता दिखता है, मैच्योर क्लास में, अब जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं इसमें तो नहीं होगा, लेकिन 9वीं 10वीं कक्षा के आसपास अगर बच्चे दिखेंगे तो आपको एक ऐसा ग्रुप दिखेगा जो दूसरे ग्रुप का हरेसमेंट करता है। और इतिहास गवाह है, और इतिहास में ऐसे इस किस्से के ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है कि जब एक सहन करने वाला ग्रुप उभरेगा, उसके साथ साथ ही हरेसमेंट करने वाला ग्रुप भी उसके साथ साथ बनेगा। जब तक सहन करने वाला ग्रुप है तब तक हरेसमेंट करने वाला एक कक्ष हमेशा बना रहेगा, जो चाहेगा कि हम उत्पीड़न, उस वर्ग का शोषण करते रहे। और ऐसा ही हुआ। तो राजा का गठन किया गया, राजा ने, अब राजा को भी क्या हुआ, बहुत सारी प्रजा थी, तो उसमें ABC। अब क्या हुआ, राजा के सामने बहुत ऐसे सवाल आने लगे, बहुत सारे लोग आने लगे कि उनका हरेसमेंट हुआ था, उनको तंग किया गया था। अब राजा ने कहा कि देखो, हम कुछ कमेटी, मैं कमेटी के भाषा में कह रहा हूँ, लेकिन उसको प्रधानमंडल कहा जाता था, जो अभी, जिसका रेफरेंस अभी भी कैबिनेट मिनिस्टर से आप ले सकते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री या फिर ऐसे हर कक्ष के लिए कोई आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो उस तरीके के इशू को सॉल्व करेगा। राजनीतिक कोई इशू होगा तो उसी डिपार्टमेंट में जाएगा। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स राजा ने क्रिएट कर दे। अब देखिए, एक
लीडर की इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुई थी? क्योंकि हम वहाँ तक जाए और जब हम जाएंगे तब हमारी फरियाद कोई सुनने वाला हो, और उसके लिए राजा ने डिपार्टमेंट बनाए और उसका जो राजतंत्र है या फिर जितने भी लोग हैं वो ठीक से अपना जो क्लास है जो ठीक से चल पाए, या फिर जो लोकतंत्र है या फिर जो भी जनता है वो ठीक से रह पाए। अब इसमें दिक्कत क्या आई कि राजा के आसपास जितने भी लोग थे उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। अब करप्शन जैसे ही होने लगा तो लोगों ने कहा कि देखो यार, राजा को तो हमने बिठाया था इसलिए कि हमारे साथ न्याय हो, तो ये न्याय तो हो नहीं रहा। अब न्याय तो होने से रहा तो हम क्या करेंगे कि एक डिपार्टमेंट का चयन करेंगे। और दूसरी एक दिक्कत थी कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। हमारे पास कोई ऐसा चुनाव करने के लिए ताकत नहीं थी, जनता के पास ताकत नहीं थी कि राजा का वो चयन कर सके। एक बार राजा बन गया तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, या फिर दूसरे अन्य क्षेत्रों के या फिर अन्य आसपास के टेरिटरी के लोगों ने अगर कब्जा कर लिया तो राजा बदल जाएगा और उसके रूल्स, उसके हर ऐसे नियम उस राज्य पर अप्लाई होंगे जो वहाँ पे रूल करता है। अब यहाँ तक आते आते सिटीजनशिप का कोई रेफरेंस यहाँ तक नहीं है, ठीक है। राज्य में जितने भी लोग होते थे तब तक यूँ समझ लीजिए कि राजा एक जजमेंट या फिर एक जज की तरह काम करता था। तब तक सिटीज़न को कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, या फिर डीपीएस पे राजा को ऐसे कुछ, हाँ कुछ एक राजदंड होता था या फिर राजा के हाथ में एक शपथ ली जाती थी कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, लेकिन फिर भी ऐसे कोई संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई बात तो थी नहीं। तो जब राजा को रिप्लेस करके फिर से एक बार डेमोक्रेसी में कन्वर्ट किया गया, तो मैं इसको राजा को इरेज करके एक बार डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको बनाया गया डेमोक्रेसी। अब देखिए, डेमोक्रेसी जैसे ही बना तो उसके सामने कई ऐसे सवाल थे कि जो राजशाही में जो हुआ, राजशाही में सबसे बड़ा दिक्कत क्या थी कि राजा के आसपास के जो लोग थे वो करप्ट हो जाते थे, या फिर उनके निजी चाह के लिए, निजी जो भी उनकी चाह होती थी उनके लिए वो लोगों का हरेसमेंट करते थे। दूसरी जो थी कि हम राजा का चयन नहीं कर सकते थे, राजा का बेटा राजा बनेगा और राजा का बेटा जो चाहेगा वो हमारे साथ करेगा, इस प्रकार की धारणाएं थी। अगर राजा चाहे कि किसी को फांसी पे देना है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक नियम्स नहीं थे, कुछ स्पेसिफिक ऐसा कंक्लूजन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। राजा जिसको चाहे सूली पे टांग दो या फिर कटघरे में डाल दो या फिर उसको मार दो, ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। एंशिएंट इंडिया में भी हुआ करती थी और लगभग हर इतिहास में ऐसी चीज़ें को देखा गया है। तो ये सब चीज़ें तो थी ही। उसके साथ साथ लोगों को लगा कि यार देखो, ऐसा नहीं चलेगा, हम एक काम करेंगे, हम अब डेमोक्रेसी का चयन कर रहे हो, डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, हम 3 डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, जिससे कि किसी एक गट के पास, किसी एक वर्ग के पास शक्ति कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, जिसके हाथ में संपूर्ण शक्ति न जाए। और उससे फॉर्मेशन हुआ हमारे डिपार्टमेंट्स का, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, जो मैंने आपको बताया ना। इसको समझने के लिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये जो मैं इरेज कर रहा हूँ ये हमारे वेरिएशंस थे जो लोगों में थे, ठीक। अब देखिए, अब क्या हुआ, 3 डिपार्टमेंट बनाए गए। सबसे पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा बन गया एग्जीक्यूटिव, तीसरा बन गया जुडिशरी, ठीक है। और इसके तीनों में इसको हम कहेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स है, चौथा पिलर भी है लेकिन वो ये मीडिया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि शक्ति का संतुलन, कॉन्सेंट्रेशन, पावर का कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हमने कर लिया। अब पावर का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया तो लेजिस्लेटिव को हमने ये सुविधा दी। लेजिस्लेटिव को कहा कि भाई तुम एक काम करो, हमारे लिए नियम बनाओ, नागरिक कौन होगा, नागरिकता कैसे दी जाएगी, नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी, आईपीसी क्या होगी, अगर कोई ऐसा ग्रुप बनता है, जो पहले बना था ना हमारे क्लास में, ऐसा कोई ग्रुप बनता है तो उसकी हरेसमेंट अगर कोई किसी की करता है, किसी का कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है, तो उसके संबंध में क्या शिक्षाएं होगी, ऐसे नियम आप सब बनाओ। और भारत को या फिर किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए, शक्ति का संतुलन बनाने के लिए हम ये 3 गठ का निर्माण कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव को ये पावर दी गई और संसद को मुख्यतः, लेजिस्लेटिव मतलब विधि शासन या फिर विधि पालिका, जो मुख्यतः कानूनों का गठन करती है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट बनाया गया। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को क्या काम दिया, एग्जीक्यूटिव को कहा कि देखो यार, लेजिस्लेटिव जो काम कर रही है ना, जो भी कानून जैसे कि इसको समझने के लिए वो समझिए कि लेजिस्लेटिव ने कानून बनाया कि कोविड के टाइम पे कोई भी जनता बाहर नहीं आनी चाहिए और ये सब नियम है हमें जनता के भलाई के लिए हम बना रहे हैं, इसलिए आपको इसको अप्लाई करो। तो नियम बनाया लेजिस्लेटिव ने,
नियम बनाया विधि पालिका ने, एग्जीक्यूटिव उसको अप्लाई करेगी, एग्जीक्यूटिव पुलिस डिपार्टमेंट या फिर ऐसे हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सूचना भेजेगी कि लोगों को गैदर नहीं होने देना, एक साथ नहीं आने देना है और लोगों की भलाई के लिए है, ताकि हमारे देश के भलाई के लिए है, इसलिए एग्जीक्यूटिव उसको अप्लाई करेगी। जुडिशरी इसको क्रॉस चेक करेगी। मान लीजिए लेजिस्लेटिव ने एक ऐसा कुछ नियम बनाया जो मूलभूत फंडामेंटल राइट्स, अब फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे आए, जैसे डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट हुई तब फंडामेंटल राइट्स का एंट्री हुई। उससे पहले तो किसी को फंडामेंटल राइट्स हुआ नहीं करते थे, तो फंडामेंटल राइट्स तब मिले। अब जुडिशरी क्या काम करेगी, क्रॉस एंड चेक एंड बैलेंस का काम करेगी। मतलब लेजिस्लेटिव ने जो नियम बनाए और एग्जीक्यूटिव ने जिसको अप्लाई किया, इसमें लोगों का हरेसमेंट तो नहीं हो रहा है, कई विधि पालिका ने ऐसे कुछ नियम तो नहीं बना दिए जो लोगों को नामंजूर हो या फिर जिससे लोगों को हरेसमेंट हो रहा हो, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही हो, तो विधि पालिका उसके लिए काम करेगी। उसके साथ साथ ही हायर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस प्रकार से एक सुविधा की गई ताकि हर चीज़ को, हर कायदे को या फिर हर केस को ठीक से जांच से या फिर हर व्यक्ति को जस्टिस मिल सके, इस प्रकार से ये सब सुविधा की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा हमने अब तक क्या देखा कि राजशाही से लेकर डेमोक्रेसी तक की हमने जर्नी देख ली, लेकिन इसमें क्या हमको कंक्लूजन क्या मिला। तो सबसे पहले आपने अब तक जाना कि इंडिया की जो जर्नी अब तक हुई थी, अब एग्जैक्टली इंडिया की जर्नी तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन किसी भी देश की जर्नी डेमोक्रेसी तक कैसे पहुंची उसको हमने देखने की कोशिश की। और आगे आने वाले कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसको विधि पालिका क्या होती है, इसको हमने अभी से बेसिक से क्लियर कर दिया। फिलहाल के लिए अब यहाँ पे बहुत अहम मुद्दा आता है। अब विधि पालिका के सामने सबसे बड़ा सवाल आया कि अच्छा हमको नियम बनाने हैं, लेकिन किसके लिए बनाए, या फिर हमको जो फिर सिलेक्ट कर देगा, जो भी हमको हमारा सिलेक्शन करेगा इलेक्शन के माध्यम से, तो वो लोग कौन होंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे आया कि नागरिक को कोई आधार दिया जाएगा, नागरिक को कोई आधार दिया जाएगा कि वो किसी भी प्रकार के इलेक्शन में, अगर वो भारत के अंतर्गत है तो उसमें वो वोटिंग कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नागरिकता का अब एंट्री हो रही है। देखिए नागरिकता की एंट्री इस चैप्टर में हो रही है, ठीक है। तो संविधान तो बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, हमने 3 डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिशमेंट भी कर दी, लेकिन हमें इलेक्शन में सिलेक्ट कौन करेगा, हमारा चयन कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल है। तो सबने कहा कि देखो नागरिक होंगे, लेकिन नागरिक किसे कहेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये भी रहा। नागरिक को अन्य व्यक्ति के कंपैरिजन में ऐसे कौन से अधिकार दिए जाएंगे जिससे कि वो भारत के नागरिक, या फिर ऐसे सर्वोच्च नियम उनको कैसे दिए जाए जो वो अन्य व्यक्तियों से स्पेशल महसूस करे और उनको कुछ ऐसे अधिकार हो जिससे ये देश की डेमोक्रेसी चलती रहे। तो सबसे पहले अभी तक मैं आपको जो समझा पाया हूँ जो अभी तक यह है कि नागरिकता का इजाद या फिर नागरिकता किस लिए महत्वपूर्ण है, नागरिक किसे कहेंगे। तो नागरिक एक ऐसे व्यक्ति का संचय होता है या फिर ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो उस देश के प्रति आत्मीयता रखता है और उसको संविधान में ऐसे कुछ प्रावधान के अंतर्गत वो नागरिकता मिली है जिससे वो ऐसे गतिविधियों में जो कि राजनीतिक गतिविधियां है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि इलेक्शन में स्टैंड ले सकता है, इलेक्शन में राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, किसी भी इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, विधानसभा का भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब लोकसभा से लेकर पंचायत तक जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना स्टैंड ले सकता है, वोट कर सकता है और उसको फंडामेंटल राइट्स होंगे। राज्य ऐसी प्रयास करेगा कि जो कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, नागरिकता से संबंधित या फिर नागरिकों को जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसका प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी हर देश की सरकार की होगी। तो अब तक मैं जो आपको समझा पाया हूँ वो ये है कि व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति एक अलग है और नागरिक अलग है। व्यक्ति जो नागरिक भी हो सकता है और किसी अन्य देश का विदेशी भी हो सकता है, ठीक है। और नागरिक जो किसी एक देश का ही हो सकता है, फिर वो यूएसए का हो, इंडिया का हो, किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन नागरिक हमेशा एक एंटिटी होगी। व्यक्ति, अब मैं एक व्यक्ति हूँ तो मैं यूएसए का भी नागरिक हो सकता हूँ, कनाडा का भी हो सकता हूँ, फ्रांस का भी हो सकता हूँ, किसी भी देश का हो सकता हूँ, लेकिन जब मैं नागरिक कहूँगा तो मैं किसी एक देश का ही नागरिक हो सकता हूँ। मान लीजिए इंडिया का मैं नागरिक हूँ और इंडिया में एक ही एकल पद्धत है, सिंगल सिटीजनशिप पद्धत है, एकल नागरिकता पद्धत है, तो मैं सिर्फ इंडिया का नागरिक रहूँगा। आइए अब जानते हैं कि भारत के संविधान में कौन से भाग में किस आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है।
तो नागरिकता से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान हैं वो मुख्य रूप से भाग 2 में लिखे गए हैं और 5 से लेकर 11 तक जो भी जितने भी आर्टिकल्स है उस पर यह सब दिया गया है। अब जो सवाल आता है कि भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक में भी टाइप्स होते हैं। भारत के नागरिक ऐसे नागरिक होते हैं जिनको राजकीय और कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं, वो किस प्रकार के हैं हम देखेंगे आगे। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे आर्टिकल है जो मुख्यतः सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं। और विदेशी जो लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं लेकिन उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, तो वो मित्र राष्ट्र के भी हो सकते हैं और शत्रु राष्ट्र के भी हो सकते हैं। इसमें क्या डिफरेंस होता है आगे जाकर आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए यूँ समझिए कि नागरिकता या फिर नागरिक के 2 प्रकार है, एक जो भारत के नागरिक है, दूसरा जो व्यक्ति है लेकिन भारत का नागरिक नहीं है, किसी अन्य देश का नागरिक हो सकता है। अब बहुत अहम सवाल जो है वो विदेशी व्यक्ति के कंपैरिजन में या फिर ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है उसके कंपैरिजन में ऐसे कौन से नियम है, ऐसे कौन से रूल्स है, आर्टिकल्स है जो सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलता है। जिसमें सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में मैं बहुत डीपली इसमें नहीं जाता क्योंकि आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स के अधीन आता है। तो फिलहाल के लिए समझिए कि आर्टिकल 15 एक फंडामेंटल राइट है जो राज्य को या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष को ये प्रतिबंधित करता है, ये प्रोहिबिट करता है कि किसी भी व्यक्ति से डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। किसी भी वंश और लिंग स्थान के आधार पर ऐसे कुछ बिंदु उसमें हैं, इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन न की जाए। आरक्षण की कुछ बात भी आर्टिकल 15 में की गई है। आर्टिकल 15 अपने आप में चर्चा करने जैसा विस्तृत एक अधिकार है। तो फिलहाल के लिए यूँ समझिए कि फंडामेंटल राइट्स का ये भाग है। आर्टिकल 16 जो राज्य को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को अधिकार देता है कि वो किसी भी सरकारी नौकरी में या फिर अपनी मनचाही नौकरी में जा सकता है। उसके लिए कुछ प्रोसीजर होगा, लेकिन सरकार को भी ये कहा गया है कि सरकार हर व्यक्ति को इक्वालिटी देगी सरकारी नौकरी में आने के लिए, और उसमें भी अलग प्रावधान है, उसमें भी एक्सेप्शन भी है। आर्टिकल 15, 16 आपको सुनते ऐसा लगेगा कि आर्टिकल 15 तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, लेकिन उसमें फिर से सब क्लॉज दिए गए हैं कि इसके एप्लीकेशन के लिए, जैसे मान लीजिए कि महिला और अन्य पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार कुछ ऐसे अधिकार कर सकती है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स में थोड़े चेंजेस कर सकती है, जिससे कि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, गोपालन हुआ, बहुत सारे केशवानंद भारती हुआ, तो ऐसे जजमेंट बदलते रहे, ऐसे केसेस में जजमेंट बदलते रहे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अब हमारी समझ के लिए इतना समझ लिए, टॉपिक से हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, टॉपिक से स्टिक होते हुए चलते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का ये पार्ट है आर्टिकल 20, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 19 जो है वो 6 भाग का संरक्षण करता है, जिसमें अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है, कोई भी संचार स्वातंत्र्य है। जैसे कि ऐसे 6 पर्टिकुलरली 6 टॉपिक्स या फिर 6 बिंदु है जिसमें वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये दर्ज किए गए हैं। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ के राइट्स को लेकर है। जब फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो इस टॉपिक को ठीक से देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये मुख्यतः ऐसे आर्टिकल है जो सिर्फ नागरिक को मिलते हैं और विदेशी लोगों को या फिर अन्य लोगों को नहीं मिल सकता। अब इसमें बहुत सा अगर लॉजिक लगाने की कोशिश करें तो ऐसे आर्टिकल, इसमें अगर ठीक से देखोगे तो ये फंडामेंटल राइट्स है, और कोई भी राज्य ऐसा क्यों चाहेगा कि अपने सरकारी नौकरी में किसी विदेशी को एंट्री दूँ। कोई भी राज्य ऐसा क्यों चाहेगा कि किसी भी या फिर अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य हो या फिर अन्य स्वातंत्र्य जो है बाहर का व्यक्ति आकर फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पे आके यूज़ करे, ऐसा कोई भी राज्य क्यों चाहेगा। तो मुख्यतः ऐसे ही हक नागरिक को दिए गए हैं जो नागरिक को होने चाहिए, और सरकार ये चाहती है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन बने रहे। कोई भी यहाँ पे ना जनता सुप्रीम है, ना एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है, ना जुडिशरी सुप्रीम है, कोई भी सुप्रीम नहीं है। सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे और सुप्रीमेसी नहीं बनाएंगे, डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं जाएंगे, डेमोक्रेसी तक ही सीमित रहेंगे। अब तक जो मैं आपको समझा पाया हूँ वो उसका आशय अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले हमने अब तक जो देखा, एक क्लासरूम से हमने शुरुआत की। क्लासरूम में देखा कि डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसके वजह से राजा को लाया गया। राजा को इसलिए लाया गया क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन रोके। राजा ने कुछ मंत्रिमंडल का गठन किया जो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग हुआ करता था। फिर राजा का चयन नहीं हुआ करता था या फिर अन्य प्रॉब्लम्स या फिर यूँ मान लीजिए कि ऐसे संशोधन होने लगे, जग या फिर दुनिया कुछ आगे बढ़ने लगी और डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट किया ताकि
हम अपनी सरकार का चयन खुद कर सके। सरकार के चयन में भी 3 डिपार्टमेंट्स हमने खोले और उसी 3 डिपार्टमेंट हमारे भलाई के लिए काम करेंगे और जनता लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को या फिर लोकसभा के इलेक्शन में ये डिसाइड करेगी कि हमारा प्रधान, हमारा जो सबसे जिसके हाथ में अंतिम ताकत है देश की भविष्य की जिसके हाथ में है, उसका चयन जनता करेगी। उसके बाद हमने देखा, अब फिर से एक बार मैं आपको इस एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब जब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुकी है तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है ना कि ये जो चीज़ें हमें करनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिखना है, वो किसके लिए करना है? तो नागरिक के लिए करना है। इसलिए हम नागरिक को या फिर किसी भी सॉरी, तो हम जितने भी क्लॉज करेंगे वो नागरिक को लेकर या फिर सिटीजन्स को लेकर करेंगे। फिर वो फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपी हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो या फिर अन्य कोई चीज़ें हो, वो सिर्फ नागरिकों को हम प्रदान करेंगे। और नागरिक वेलफेयर स्टेट के लिए, पुलिस शासन के लिए नहीं, एक वेलफेयर स्टेट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करेंगे। अब तक यहाँ तक अगर मैं आपको ठीक से समझा पाया हो तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं और जानते हैं कि आर्टिकल 11 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 11 बहुत ही ज़्यादा कीमती या फिर अहम आर्टिकल है, जिसमें ये मुख्य रूप से ये बताया गया है कि नागरिकता को लेकर कुछ भी अगर प्रावधान करने होंगे तो राज्य उसका प्रावधान करेगा। और राज्य मतलब क्या? आर्टिकल 11 के अंदर लिखा है कि संसद के हाथ में ये पदभार होगा कि नागरिकता को लेकर किसी भी चीज़ में अमेंडमेंट, घटना दुरुस्ती कर सकती है या फिर संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, या फिर ऐसे कोई भी चीज़ें, ऐसे कोई भी नियम लागू कर सकती है जो देश को की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए या फिर नागरिकों को का संरक्षण करने के लिए। अब आइए चलते हैं, समझते हैं अगले टॉपिक को जिसका नाम है सिंगल सिटीजनशिप और ड्यूअल सिटीजनशिप। सिंगल और ड्यूअल को समझने के लिए यूँ समझिए कि 2 देश है, एक है इंडिया और एक है ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया में क्या है? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और ऑस्ट्रेलिया में डबल सिटीजनशिप है। इसको मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, मतलब एक व्यक्ति ही 2 देशों का नागरिक बने रह सकता है या फिर उसके पास वो सिटीजनशिप एक्वायर करने की कैपेसिटी है। उन देशों को हम कहेंगे डबल सिटीजनशिप वाले देश या फिर डबल सिटीजनशिप वाले देश। और इंडिया जो कि सिंगल सिटीजनशिप वाला देश है, जो कि ये प्रमोट करता है कि भारत में अगर कोई नागरिक रहता है तो वो सिर्फ भारतीय रह सकता है और जिसको ये फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे वो सिर्फ भारतीयों को मिलेंगे। उसके बाद इसमें डिफरेंस क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर कोई भारत का व्यक्ति नागरिक है और अगर वो किसी दूसरे देश में जाने की कोशिश करता है, जैसे कि मान लीजिए यूके में गया, यूएसए में गया, किसी अन्य देश में गया और वहाँ की सिटीजनशिप उसने एक्वायर कर ली, तो भारत का नागरिकत्व या फिर भारत की अधिनियमता, भारत के अंदर आने वाली सिटीजनशिप के एक्ट के अंदर वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। सिंगल सिटीजनशिप भारत डिवोट करता है, भारत सिंगल सिटीजनशिप को प्रमोट करता है। इसके वजह से अगर वो कोई व्यक्ति जो यूएसए में गया, उसको वहाँ की सिटीजनशिप उसने ली, तो वो ऑटोमेटिकली भारत की सिटीजनशिप उससे छीन ली जाएगी। जब हम नागरिकता गंवाते कैसे हैं, वियोग में देखेंगे, टर्मिनेशन कैसा होता है या फिर त्याग कैसे किया जाता है, इस टॉपिक में इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए यूँ समझिए, सिंगल सिटीजनशिप और डबल में फ़र्क क्या है। ऐसे देश जिसमें कोई भी व्यक्ति 2 देशों का नागरिक बने रह सकता है, ऐसे देशों को हम कहेंगे कि उसमें ड्यूअल सिटीजनशिप है। और एक ऐसे देश जिसमें कोई भी अन्य देश के नागरिक बने रहना प्रोहिबिट है, प्रतिबंधित है, तो ऐसे देश को हम कहेंगे सिंगल सिटीजनशिप वाला देश और या फिर एकल नागरिकत्व वाला देश। उसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो भारत और कनाडा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सिंगल सिटीजनशिप को प्रमोट करते हैं। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड एक ऐसे है जो आर्टिकल 9 में विस्तृत रूप से दिया गया है कि दोहरी नागरिकत्व भारत में नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड एक ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे 2 सिटीजन, मतलब कोई भी एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए, इसको ठीक से समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। एक व्यक्ति है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का, वो साथ में ही रह सकता है, बने रह सकता है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों का भी परमिट हो सकता है, सिटीजनशिप वो एट अ टाइम रह सकता है। लेकिन इंडिया और कनाडा एक ऐसे देश है जिसमें वो व्यक्ति है जो सिर्फ और इंडिया और कनाडा का ही सिटीजनशिप बन के रहेगा। अगर वो किसी देश में जाने की कोशिश करता है, वहाँ की सिटीजनशिप लेने की कोशिश करता है, तो उससे वो छीन ली जाएगी, या तो वो खुद टर्मिनेट भी कर सकता है या फिर उससे छीन जाने की संभावना बनी रहेगी। अब आइए समझते हैं कि CAA क्या हुआ। अब CAA
बहुत बड़ा टॉपिक, मैंने पहले ही कहा कि सीएए के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन और बहुत समय उसके लिए चाहिए। सीएए कुछ चंद लाइनों में या फिर कुछ मिनटों में समझाने वाला टॉपिक नहीं है। हाँ, उसका कुछ ब्रीफ जो है कि उससे क्या निकल कर आता है उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आप सीएए को जानने के लिए और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है या फिर जानना चाहते हैं कि वो नागरिकता से कैसे जुड़ा है या फिर उसके अराउंड कुछ और क्लॉज होंगे, सब क्लॉज होंगे, उसको जानने का रुझाव अगर आप रखते हैं तो हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उस पर कुछ और वीडियो आप तक ला सके और उस पर लेक्चर भी ठीक से हम कंडक्ट कर सके। तो अभी सीएए की जो इन्फॉर्मेशन है, जो बहुत ही डेप्थ तो नहीं कहेंगे, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो क्या हुआ, सीएए क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, जो मुख्यतः आया था 2019 में। उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ पॉइंट्स है कि लोकसभा में कब आया, राज्यसभा में कब आया, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद तत्कालीन जो थे उन्होंने उस पर कब साइन की, और ऐसे कौन से भाग है जहाँ पे सिटीजनशिप या फिर सीएए लागू नहीं है, इसको ठीक से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लोकसभा में आया 9 दिसंबर को आया, 9 दिसंबर को आया, 11 को उस पर राज्यसभा में आया, 12 को साइन बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने उन पर साक्षरी की और तब वो भारत का में कानून बनकर आया। अब उसमें क्या कहा गया था, वहाँ पे एक शब्द बहुत जिसका यूज़ मैंने बार बार यहाँ पे किया, हरेसमेंट एक वर्ड है या फिर उसको हम हिंदी में उत्पीड़न कहेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ऐसे देशों में जिनका उत्पीड़न हुआ है, जिनका हरेसमेंट हुआ है, और मुख्यतः किस समुदाय के, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्ती, इसी समुदाय से किस तारीख के अंतर्गत, 31 दिसंबर 2014 के अंतर्गत पहले आने वाले व्यक्ति को सीएए के अंदर भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स है। सबसे पहला शब्द तो हैरेसमेंट। अब ये क्यों बनाया गया, क्योंकि ऐसे हमारे लोग थे जो अन्य देशों में रहते थे जिनका उत्पीड़न होता था, और मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी स्पेसिफिक कास्ट से या फिर किसी स्पेसिफिक रिलीजन से उनका उत्पीड़न होता था, लेकिन अगर हमारे ओरिजिन के लोग हैं और उनका उत्पीड़न अन्य देश में हो रहा है तो एक समझदार नागरिक की हैसियत से और समझदार सरकार की हैसियत से हमारा यह कर्तव्य है कि उनको भारत में एंट्री दी जाए। इसमें भी कई विवाद है क्योंकि उसमें मुस्लिम समुदाय को उससे एलिमिनेट किया गया। अब इसको एलिमिनेट क्यों किया गया, ये चर्चा का विषय है, इस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मैं फिर से रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इन देशों में से जिनका हरेसमेंट हुआ है, जिनका उत्पीड़न हुआ है और वो भारत में फिर से आए हैं, कि किन किन समुदाय को लोग, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, क्रिश्ती, इस समुदाय के लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर भारत में आए हैं और बतौर वहाँ पे भारत में उन्होंने 5 साल वो भारत में रहे और भारत के नागरिक बनना चाहते थे, तो सीएए के अंतर्गत, सीएए 2019 के अंतर्गत उनको ये भारत की नागरिकता प्रदान की जाती थी। अब आइए जानते हैं कि इसमें से किसको एलिमिनेट किया गया। सबसे पहले तो छठी अनुसूची में जो आते हैं, जो मोस्टली बंगाल में ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जो है, रेगुलेशंस जो है, प्रोविंसेस तो नहीं, रेगुलेशन जो है, जो 1873 के अंतर्गत आने वाले राज्य, और उसके साथ साथ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन मुख्य राज्यों को वहाँ से एलिमिनेट किया गया। अब देखिए, मैं आपके मन में सवाल आता होगा कि ऐसा क्यों, इनको क्यों एलिमिनेट किया गया या फिर मुस्लिम समुदाय को एलिमिनेट क्यों किया गया। तो ये बहुत विवादित टॉपिक है, या फिर विवादित तो नहीं कहूँगा पर बहुत डिस्क्रिप्शन में जाने वाला टॉपिक है। तो फिलहाल के लिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों को उसमें से एलिमिनेट किया गया। वहाँ पे अलग से सिस्टम काम करते हैं, वहाँ पे एडीसी होती है। एडीसी का क्या काम होता है कि वो ऐसे जो असम या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, वहाँ पे एक काउंसिल होती है जो मुख्यतः उनके अनुरूप से कुछ उनके लिए अच्छे कायदे या फिर कानून बनाने की कोशिश करती है। कानून तो नहीं बनाती, लेकिन ऐसे कुछ प्रावधान करती है, सरकार को सुझाव देती है और वहाँ का कंट्रोल संभालती है, जिसको हम एडीसी कहते हैं। तो एडीसी क्या है, उसका क्या काम है, जब सीए का टॉपिक विस्तृत देखेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे, तब उस पर चर्चा करेंगे। नागरिकत्व अधिनियम 1955 में कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति और नागरिक में फ़र्क होता है, तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके सामने क्या क्या विकल्प है, किस प्रकार से वो भारत का नागरिक बन सकता है
और अगर कोई सरकार मान लीजिए कि किसी ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है और वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, तो उससे क्या भारत संसद के हाथ में इतनी ताकत है, भारत के सरकार के हाथ में क्या इतनी ताकत है कि उससे वो नागरिकता छीन सके? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई भारत के सिक्योरिटी को थ्रेट करता है तो उस व्यक्ति को भारत के नागरिक बने रहने देना ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद बात होगी। तो उसी अनुक्रम में हम देखेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 में किस प्रकार 5 ऐसे बिंदु है जिससे कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। इससे ठीक से एक बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो है जन्म। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल या फिर इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए एग्जाम्पल भी बहुत ईजी वे में लेते हैं। मान लीजिए एक्स नाम का एक व्यक्ति है, इसको हम भारत का नागरिक बनाएंगे। अगर मान लीजिए बर्थ से मतलब क्या कि भारत में उसका जन्म हुआ है, तो इस आधार पर, बर्थ के आधार पर उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मान लीजिए एक्स ये व्यक्ति का ओरिजिन है यूएसए, यूके और अन्य किसी कंट्री का उसका ओरिजिन है, लेकिन किसी काम के लिए उसके पेरेंट्स यहाँ पे आए थे और कुछ ट्रीटमेंट के लिए आए थे या फिर कुछ किसी को मिलने के लिए आए थे और भारत के टेरिटरी में आकर उसका जन्म हुआ, तो क्या वो भारत का नागरिक हुआ? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर भारत में बर्थ से अगर आपको भारत का सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए अनिवार्य है कि पेरेंट्स, उसका आपका ओरिजिन भारतीय होना चाहिए, और आपका ओरिजिन अगर भारतीय है और भारत की सीमा में आपका जन्म हुआ है तो ही आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा है वंशानुक्रम से या फिर डिसेंट से। तो आपके मन में सवाल आता होगा ना कि यार जन्म से मतलब बर्थ से और डिसेंट से दोनों तो एक ही है। पहले भी केस में पेरेंट्स का होना तो लाजमी था, अनिवार्य तो था ही, लेकिन मान लीजिए इस केस में एक्स ही एक व्यक्ति है लेकिन इंडियन ओरिजिन के पेरेंट्स है, वो गए हैं यूके और यूएसए में, अन्य किसी कंट्री में गए हैं और वहाँ पे उस व्यक्ति का या फिर उस बच्चे का जन्म हो जाता है। तो फिर पहले वाली कंडीशन में तो वो नहीं बैठता। हाँ, पेरेंट्स अगर वहाँ पे भी हो, जन्म से बर्थ से भारत में हुआ, उसका जन्म हुआ हो, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए सेकंड वाले केस में यूएसए में अगर वो गया है और ऐसे केस में वहाँ पे उसका जन्म हुआ, तो बाय डिसेंट क्या कहेंगे कि डिसेंट से उसको मतलब इस क्लॉज से बिंदु 2 से उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन उसके लिए अनिवार्यता भारत सरकार ने अब जारी की है कि 1 साल के अंतर्गत अगर मान लीजिए एक ऐसे कपल है, मान लीजिए एक्स और वाई एक कपल है जो अमेरिका में रहता है और वो चाहते हैं कि भारत के नागरिक, उसका बच्चा भारत का नागरिक बना रहे, तो उनके लिए ये अनिवार्य होगा कि हाई कमीशन, भारत के दूतावास में हाई कमीशन में वो जाए और रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्टर करे कि हमारा बच्चा, हम भारत के नागरिक है लेकिन हमारे बच्चे का जन्म यहाँ पे हुआ है, तो डिसेंट से हम उसको आपको देने की या फिर भारत के नागरिक हमारे बच्चों को, भारत की नागरिकता हमारे बच्चों को दी जाए। ये जानते हैं थर्ड क्लॉज पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन से ये जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन या फिर पंजीकरण के माध्यम से किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी। मान लीजिए कि एक एक्स ही नाम का एक व्यक्ति है जिसके 2-3 या फिर दादा परदादा भारत से थे। अब वो भारत से बाहर रहता है, अमेरिका में रहता है और वो चाहता है कि वो भारत में फिर से आए और भारत से उसको लगाव हो गया और वो चाहता है कि भारत में वो फिर से आए और भारत की नागरिकता उसे प्रदान की जाए। तो उस कंडीशन में पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, नोंदणी द्वारा आप कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग सब क्लॉज है। अब देखिए मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ, उसमें इसके ऊपर अंदर बहुत सारे क्लॉज है, कुछ डेट्स है कि इससे पहले अगर आया होगा, इतने साल भारत में रहा होगा, तो ऐसे कई डेट्स है। अभी डिटेल में नहीं जा रहे तो इसके लिए मैं अनिवार्य में उसको नहीं मानता हूँ। जब कभी डिटेल में चर्चा करेंगे तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि एक्स नाम का व्यक्ति है जो इसका भारत ओरिजिन मतलब पिछली कुछ पीढ़ियाँ भारत में रही है, अब वो भारत में नहीं रहता लेकिन भारत में आना चाहता है, तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो आ सकता है। चौथा जो बिंदु है जो है स्वीकृति या फिर नेशनलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उस माध्यम से मान लीजिए एक व्यक्ति है जो चाइना का है लेकिन भारत में बिजनेस करता है, यूके का है, भारत में बिजनेस करता है, और उसको लगता है कि भारत बहुत अच्छी कंट्री है और हमारा सब फैमिली बिजनेस यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे इस्टेब्लिश होना चाहता हूँ। तो उस केस में वहाँ पे भी कंडीशन है 11 साल की, 5 साल की, वो जो कंडीशन क्या, इसमें क्या डिफरेंस है हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे दिनों तक भारत में रहा है और वो चाहता है कि भारत उसकी मातृभूमि बने और भारत, उसके बच्चे भी भारत के नागरिक बने, तो उस वाले केस में वो स्वीकृति से वो भारत का नागरिक बन सकता है।
और पांचवा जो पार्ट है जो क्षेत्रीय विलीनीकरण से, जिसका नाम ही जस्टिफाई कर रहा है। मान लीजिए अगर भारत ने कल अखंड भारत का हमारा जो सपना है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने, छत्रपति संभाजी महाराज ने और अन्य हमारे सेनानियों ने हमारे अंदर डाला है कि अखंड भारत होना चाहिए, तो इस भारत के सपने को अगर साकार करने के लिए आगे पाकिस्तान को हमने ले लिया अंदर, तो ऐसे वाले केस में क्षेत्रीय विलीनीकरण के माध्यम से वो भारत जितने भी वहाँ का, जितनी कोई भी टेरिटरी, पाकिस्तान हो या फिर कोई भी टेरिटरी हो, अगर भारत में आती है तो उस टेरिटरी में आने वाले लोग भी बाय डिफ़ॉल्ट भारत के नागरिक बन जाएंगे। ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्रीय विलीनीकरण से कैसे कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। मान लीजिए अगर भविष्य में ऐसी कोई संभावनाएं बनती है जिसमें कोई भी देश भारत में आना चाहता है और भारत ने उसको परमिशन दे दी, और अगर वो भारत में सम्मिलित हो गया, भारत का ऐसा कोई भी पार्ट या फिर ऐसा पार्ट जो हमसे छीन गया था, जैसे मान लीजिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हमने भारत में ले लिया, तो आगे जाकर उसमें आने वाले जो लोग हैं क्षेत्रीय विलीनीकरण के माध्यम से उस स्थिति से वो भारत के नागरिक कहलाएंगे और उनको वैसे सभी हक मिलेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी जो है, या फिर भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले हर नियम पर, कानून पर उनका हक होगा और वो भारत के नागरिक बनेंगे। भाई ये जानते हैं कि भारत में कोई भी नागरिकता गवा कैसे कर सकता है, फिर भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट किसी से भी कैसे छीन सकती है, नागरिकता कैसे छीन सकती है। मान लीजिए ऐसा कोई केस बनता है, अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का हिस्सा आएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, जो अमेरिका में जाना चाहता है, ठीक है, अमेरिका में जाना चाहता है, तो अमेरिका में तो है ड्यूअल सिटीजनशिप और इंडिया में तो है सिंगल सिटीजनशिप। तो जैसा तो एक वो आदमी पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वो उसने क्या कहा कि हाई कमीशन के पास वो गया और उसने कहा कि देखिए मैं ऐसे कंट्री में एंट्री कर रहा हूँ या फिर ऐसी कंट्री की सिटीजनशिप लेना चाहता हूँ जिसमें ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड तो है, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी जो सिटीजनशिप है वो आप मुझसे छीन ले, अगर एजुकेटेड हो, और एल्स, ये तो एक कंडीशन हुई। दूसरा, मान लीजिए इंडिया का एक है, इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो जाना चाहता है कनाडा में। अब इंडिया और कनाडा दोनों ही ऐसे कंट्रीज़ है जो सिंगल सिटीजनशिप को प्रमोट करते हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप छोड़ेगा नहीं, उसका त्याग नहीं करेगा, तब तक वो कनाडा में कैसे स्थापित हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए कि एक्स कोई व्यक्ति है जो कनाडा में जाना चाहता है, लेकिन उसको इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, उसका त्याग करना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो कनाडा का बन सकता है सिटीज़न, क्योंकि कनाडा में भी सिंगल सिटीजनशिप फॉलो की जाती है। दूसरा जो है वियोग, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अमेरिका में गया, वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, उसको लगा कि इंडिया और अमेरिका दोनों का नागरिक बनने रहूँगा, लेकिन भारतीय दूतावास ने, हाई कमीशन ने कहा कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप ही प्रमोट करती है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप हमारे मातृभूमि के लिए, अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो आप भारत के नागरिक नहीं बनेंगे, किसी और अन्य देश के नागरिक आप बनिए, भारत उसके लिए आपको रोकेगा नहीं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप किसी ऐसे देश में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, कनाडा में या फिर किसी अन्य देश में जाते हैं, तो आपसे भारत की नागरिकता, सिटीजनशिप को छीन लिया जाएगा, उसका टर्मिनेशन हो जाएगा, और इस टर्मिनेशन के माध्यम से आपको ये हक नहीं होगा कि वो भारतीय नागरिक आप बने रहे। उसके बाद तीसरा जो बिंदु है, जो निरसन, डिप्राइवेशन। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत संगीन काम किया है और भारत के संविधान के प्रति हो या फिर भारत की जनता के प्रति हो, सिक्योरिटी के प्रति वो थ्रेट बन चुका है, या फिर भारत के लोगों के प्रति, हमारे सिटीजनशिप के प्रति उसका बर्ताव सही नहीं है। ऐसे केसेस में भारतीय सरकार उससे कहेगी कोई संगीन क्राइम किया है जो कि एक देशद्रोह कहला सकता है, तो भारत सरकार उससे नागरिकता छीन सकती है। दूसरा हो सकता है कि अगर धोखाधड़ी से भारत का नागरिक बना है, वो जो बजरंगी भाईजान में आपने देखा ना कि तारों के नीचे से आ गया है, कोई तारों के नीचे से आ गया है और भारत का नागरिक बनना चाहता है और फॉल्स या फिर डॉक्यूमेंटेशन से वो बन भी चुका है। तो ऐसे केस में अगर धोखाधड़ी से आप भारत के नागरिक बनते हैं या फिर ऐसा कोई संगीन जुर्म करते हैं जो भारत के संप्रभुता के लिए हानिकारक है, तो ऐसे केस में आपको निरसन से या फिर डिप्रिवेशन से आपसे नागरिकता ले ली जाएगी और भारत के नागरिक आप नहीं बने रह सकते। तो ये थी भारत के नागरिकता के प्रति कुछ जानकारी। शायद आपके नागरिकता को लेकर कुछ संभ्रम जो है इस लेक्चर से शायद दूर हुए होंगे, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको पता चली होगी, और अगर आपके ज्ञान में थोड़े भी अगर मैं भर या फिर अपनी तरफ से कुछ जोड़ पाया हूँ
तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हमें अगले टॉपिक, आप कौन से टॉपिक पर आप डिस्कशन करना चाहते हैं या फिर सुनना पसंद करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसे हर टॉपिक, जटिल टॉपिक को आसान भाषा में आप तक पहुँचाऊँ, जो मुख्यतः संविधान संशोधन के होंगे या फिर भारतीय संविधान के होंगे, पॉलिटिकल साइंस से कनेक्टेड होंगे, फिलोसॉफी से कनेक्टेड, साइकोलॉजी से कनेक्टेड, ऐसे हर टॉपिक को आप तक पहुंचा सकूं, ऐसा प्रयास तो मेरा है। ये थे नागरिकता से जुड़े कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदु जिस पर हमने चर्चा की। वक्त के अभाव से हम कुछ डेप्थ में नहीं जा सके, लेकिन आने वाले कुछ लेक्चर में इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। ये तो बहुत ही बेसिक लेक्चर है जो मैंने आज लिया। उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि बहुत एक्सपर्ट माध्यम से या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, जैसे कि सीएए क्या है, सीएए में ऐसे प्रावधान क्यों बनाए गए, मुस्लिम समुदाय को इससे एलिमिनेट करने की संसद की क्या मंशा थी, ऐसे हर बिंदु पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वक्त के अभाव से उस पर मैं आज नहीं जा सका, फिर कभी अगले लेक्चर में मैं प्रयास करूंगा कि आप तक इस सभी चीज़ों को मैं आप तक ला सकूं। हमारे इस लेक्चर को अंत तक देखने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और इसमें अगर कुछ अन्य चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत होगी या फिर ऐसे कोई बिंदु है पॉलिटिकल साइंस से लेकर जिस पर आप सुनना पसंद करेंगे, वो भी हमें बताइए, उस पर हम प्रयास करेंगे। वैसे तो मैं ट्राई कर ही रहा हूँ कि एनसीईआरटी से लेकर एक्सपर्ट बुक तक हर एक बिंदु पर मैं चर्चा करूँ, हर टॉपिक पर मैं बात करूँ, लेकिन फिर भी ऐसा कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि इससे अलावा कुछ सुनना चाहते हैं तो हम तक पहुँचिए, बताइए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, ताकि हम उस पर काम कर सकें। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद, आपने मेरी बात अब तक सुनी और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद।